हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन फैमिली के बारे में और उसके भौतिक गुण तक देखे थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो ऑक्सीजन फैमिली है, जिनका फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर रासायनिक गुण के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था निकालना हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका ऑक्सीकरण अवस्था कैसा पाया जाएगा। तो इसमें ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। इन दो तत्व रहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 और NP4 होता है। इसको देख चुके हैं। तो इन तत्वों में क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अथवा 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बना करके अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने की क्षमता पाई जाती है। इनका जो विन्यास होता है NH2 NP4 रहता है। तो P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये माने 16 समूह के जो तत्व हैं या ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरा कर जाएगा। या फिर किसी के साथ 2 ठो सहसंयोजक, द्विसहसंयोजक बंध बना लेगा और अपना यहाँ पर के 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इस प्रकार से जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें क्या आएगा, -2 चार्ज इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 चार्ज जब आता है तो उसी को बोला गया है ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या। तो जो ऑक्सीजन है अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या करता है, बंध बनाएगा और ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी रखता है। इसका जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था जब देखेंगे तो -2 मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक प्रकृति का रहता है और दूसरे तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन अपना ग्रहण कर लेगा और -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगर हम लोग फ्लोरीन देखेंगे, जो OF2 है, OF2 में फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से भी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या का मान देखेंगे तो O2+ के रूप में रहता है और F- के रूप में रहेगा इस वाले के लिए। तो जब अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है तो प्लस में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, लेकिन जब अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ेगा, जैसे कि H2O से जुड़ा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विद्युत धनी तत्व है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है O2- के रूप में रहेगा। लेकिन अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक से जब जुड़ेगा तो ऑक्सीजन है +2 चार्ज के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था प्लस या माइनस दोनों में हो सकती है। अब देखेंगे कि समूह में माने ऊपर से जब नीचे आएंगे ग्रुप में तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है, क्योंकि आकार का मान बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्बिटल की संख्या बढ़ती जाएगी तो जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान घटता जाएगा और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की जो प्रवृत्ति है वह भी घटती हुई जाएगी। अब देखते हैं धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है, H2S सल्फर में -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा सल्फर। जैसे H2O है इसी प्रकार H2S देखेंगे तो सल्फर यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2- के रूप में रहता है। तो इसमें माइनस ऑक्सीकरण अवस्था इसका प्रदर्शित हो रहा है और हाइड्रोजन H+ के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ और H2- में ये आकर के यहाँ पे टूट जाता है। इसी प्रकार ये किस में टूटेगा,
2H प्लस और O 2 माइनस में ये वाला टूटेगा। तो यहाँ पे जो बड़े आकार के रहेंगे उनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाएगा, जिसके कारण जो सल्फर है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। सल्फर जो है वह इसी के समान OF2 के समान जब SF2 रहेगा तो इसमें सल्फर H2 प्लस के रूप में रहता है। तो अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक के साथ जब कोई भी तत्व जुड़ता है तो उसमें उसका प्लस ऑक्सीकरण अवस्था आएगा और अपने से माइनस के साथ जब जुड़े, अपने से कम विद्युत ऋणात्मक के साथ जब जुड़ेगा तो माइनस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं हाइड्राइडों का बनना। तो जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं उसके हाइड्राइड बनता है। हाइड्राइड माने कि हाइड्रोजन के साथ जब वो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाते हैं। तो हाइड्राइड जो बनता है उसमें क्या पाया जाता है, जो केंद्रीय परमाणु रहेगा जो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है उसमें sp3 संकरण पाया जाता है। तो जो H2O, H2S, H2SE और H2PE इस प्रकार से बनाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम इन सब का ये हाइड्राइड है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, sp3 संकरण पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका आकार क्या होता है, छोटा रहता है। इन सब की अपेक्षा इसके और इसकी अपेक्षा जो ऑक्सीजन है केंद्रीय परमाणु के रूप में है तो इसका आकार छोटा होता है सेलेनियम, टेल्यूरियम और सल्फर से। तो यहाँ पे दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें पाए जाएंगे, इसमें हर किसी में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो ऑक्सीजन छोटा आकार का रहता है जिसके कारण जो ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर माने कि बंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन के बीच क्या पाया जाएगा, आकर्षण पाया जाएगा और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच क्या पाया जाएगा, विकर्षण पाया जाएगा। यहाँ पे जो ये है इस टाइप से रहेगा H यहाँ पे P कक्षा, इसमें एक लोन पेयर पाया जाएगा और ये दोनों है बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों समान प्रकृति के हैं तो इसमें प्रतिकर्षण या विकर्षण होगा और इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इन दोनों के बीच भी आकर्षण होगा और इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उसकी तुलना में इन दोनों के बीच माने कि लोन पेयर के बीच जो प्रतिकर्षण होगा इसका मान ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, इसकी चतुष्फलकीय संरचना 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 104.5 डिग्री पाया जाता है। यह जो है 104.5 अंश का कोण इसमें पाया जाएगा। इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनना चाहिए, sp3 संकरण है तो, लेकिन इसमें लोन पेयर रहता है तो लोन पेयर के बीच यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा और इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। तो इसका मान क्या हो जाता है, इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण इसका बंद कोण 104.5 डिग्री पाया जाता है। तो यहाँ पे जो H2S है इसके लिए 92.1 डिग्री पाया जाएगा बंद कोण का मान, और जो सेलेनियम है उसमें 91 डिग्री पाया जाता है और जो टेल्यूरियम है उसके लिए 90 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल का मान पाया जाएगा। अब ये जो हाइड्राइड हैं इन्हीं हाइड्राइडों के अभिलक्षण देखते हैं। तो इसमें सबसे है ऊष्मीय स्थायित्व। ऊष्मीय स्थायित्व का मतलब है कि जब उसको गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तो उष्मा के प्रति उसमें स्थायित्व का मान
क्या पाया जाता है, इसी को बोला जाता है ऊष्मीय स्थायित्व। तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ ऊष्मीय स्थायित्व का मान घटता जाता है। माने कि जो छोटा रहेगा इसको ऊष्मा देंगे तो ये जल्दी विघटित नहीं होगा, ज्यादा स्थायी रहेगा क्योंकि प्रबल बंध बनेगा, छोटा है तो। अब आकार बढ़ रहा है तो नाभिक से आकर्षण बल दूर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा तो नाभिक से आकर्षण बल का मान दूर होते जाएगा, कम होगा, जिसके कारण ऊष्मा देंगे तो ये आसानी से विघटित हो जाएंगे। तो आकार जैसे जैसे बढ़ेगा ऊष्मीय स्थायित्व का मान क्या होगा, घटता जाता है। और इसमें घटता क्यों है, क्योंकि ये सब क्या है, मेटल है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये मेटल है और यहाँ पे क्या जुड़ा है, सब में हाइड्रोजन है। तो मेटल हाइड्राइड जो बंध है इसकी लंबाई जब आकार बढ़ेगा तो MH की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे MH फिर आ जाएगा MH, तो दूरी बढ़ेगा तो इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है ना ऊष्मीय स्थायित्व का मान घटता जाता है। और ऊष्मीय विघटन का जो ताप है, अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा है तो इसको रूम टेम्परेचर या कमरे के टेम्परेचर पे ही इसको आसानी से हम लोग विघटित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, टूटेगा। इसकी तुलना में ये 400 से 600 डिग्री टेम्परेचर इसको देना पड़ता है। और H2O को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वहाँ पे यूज होता है। तो ऐसा है, छोटा आकार तो ज़्यादा टेम्परेचर में टूटेगा और बड़ा आकार तो कम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे भी विघटित हो जाएगा। अब देखेंगे अम्लीय प्रकृति। तो अम्लीय आम्ल किसको बोलेंगे, H+ आयन जो जल्दी डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो अम्लीय प्रकृति के ये सभी जो हाइड्राइड हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये वियोजित होकर H+ आयन देंगे। लेकिन कोई क्या करेगा, कम मात्रा में H+ आयन देगा क्योंकि छोटा आकार होगा तो नाभिक से ज़्यादा प्रबलता से बंधा रहेगा तो H+ आयन कठिनाई से देगा। लेकिन बड़ा आकार है तो दुर्बलता के साथ नाभिक से बंधा है तो आसानी से H+ आयन डोनेट करेगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा आकार होगा उतनी ही उसकी अम्लीय प्रवृत्ति का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, फिर ये है, फिर उसके बाद ये, और सबसे कम अम्लीय प्रकृति H2O की पाई जाती है। अब देखते हैं वाष्पशील गुण। वाष्पशील कहने का मतलब है जब उसको गर्म करेंगे तो ये सब किस रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका वाष्प किसका जल्दी बनता है, यही कहलाता है वाष्पशीलता या फिर वाष्पित होने का गुण या वाष्पशील गुण। तो जो 16 के हाइड्राइड हैं, ग्रुप 16 के या ऑक्सीजन फैमिली के ये जो हाइड्राइड हैं ये सभी क्या होंगे, वाष्पशील होते हैं। और वाष्पशीलता का मान क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ती हुई जाएगी। माने ये सबसे ज्यादा वाष्पशील होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम वाष्पशील होगा हमारा H2O या फिर वाटर या क्या H2O जल। तो इसमें जो है H2S तक ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका मान सबसे ज्यादा होना चाहिए और इसका मान सबसे कम होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, H2O से ये ज्यादा वाष्पशील होगा, यहाँ तक तो वाष्पशीलता का मान बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है कि वाष्पशीलता का मान यहाँ से यहाँ तक क्रमशः घटता हुआ जाएगा। ये बड़ा होगा लेकिन ये इससे बड़ा हो जाएगा और ये इससे बड़ा हो जाता है, माने कि यहाँ से उल्टा हो जाता है, वाष्पशीलता का मान यहाँ से घटना प्रारंभ हो जाता है। और जो H2O और H2S का क्वथनांक पहले कम रहेगा फिर बाद में वह बढ़ करके ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे जो अगर हम लोग क्रम देखेंगे तो H2S सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे
ये होगा, फिर ये होगा, और सबसे कम कौन सा होगा? H2O। ये सबसे ज्यादा वाष्पशील होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? H2O की वाष्पशीलता पाई जाएगी। अब देखते हैं अपचायक प्रकृति। तो जो H2O है इसको छोड़कर सभी हाइड्राइड H2O को छोड़ देंगे तो ये सब हाइड्राइड क्या करेंगे? अपचायक का गुण प्रदर्शित करते हैं, और जैसे जैसे परमाणु का भार बढ़ते जाता है क्या होगा? अपचायक का गुण भी उसके साथ साथ बढ़ता जाता है। इसका कारण क्या है? अपचायक का मतलब क्या होता है? H+ आयन, H हाइड्रोजन जो दान करके दूसरे के साथ हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो क्या होता है? वो अपचायित होता है। तो ये सब अपना हाइड्रोजन देंगे तो लेने वाला क्या करेगा? अपने साथ इस हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। तो दूसरे को हाइड्रोजन दे रहे हैं माने दूसरे को ये अपचायित कर रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अपचायक कहलाएंगे। तो यहाँ पे आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, MH बंध का मान लंबाई बढ़ती जाएगी, तो H हाइड्रोजन दान करने की, ये हाइड्रोजन को आसानी से दान करेंगे जब बड़ी लंबाई पाई जाएगी तो हाइड्रोजन को दान करेंगे तो क्या होगा? प्रबल अपचायक कहलाएगा। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा अपचायक प्रवृत्ति का मान भी इसमें बढ़ता जाता है। MH का जो बंध है, बंध लंबाई बढ़ने से दुर्बल हो जाता है, जिसके कारण परमाणु का भार बढ़ने के कारण अपचायक प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई जाती है। अब देखेंगे हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता, माने कि जो 16 ग्रुप के तत्व हैं वो क्या करेंगे? हैलोजन के साथ बंध बनाने की जो क्षमता है वही कहलाएगी उसकी क्रियाशीलता। तो जो 16 के तत्व हैं क्या बनाते हैं? E106, E104 और E102। E106, E104 और E102 इस प्रकार से क्या करते हैं? हैलोजन के साथ बंध बनाने की क्षमता रहती है। X का मतलब है हैलोजन और E का मतलब है क्या? 16 ग्रुप के तत्व। तो यहाँ पे जो हैलोजन है, एक तत्व 6 हैलोजन के साथ भी जुड़ सकता है, 4 के साथ भी और 2 के साथ भी बंध बनाने की क्षमता इसमें पाई जाती है। और E जो है इस वर्ग की धातु या ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर E को प्रदर्शित कर रहा है, और X जो है हैलोजन को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हैलाइड का जो स्थायित्व है उसका गुण F- Cl-, यहाँ पे Br- और ये I-। इस प्रकार से इसका स्थायित्व पाया जाता है। माने ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन यौगिक बनाएगा तो उसको क्या कहलाएंगे? फ्लोराइड कहलाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या बनाते हैं? OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाते हैं। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए जो ऑक्सीजन है अन्य यौगिकों के साथ जब यौगिक बनाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ तो ऑक्साइड कहलाएंगे, और फ्लोरीन के साथ जब बंध बनाएगा तो फ्लोराइड कहलाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन O2F2, OF2 इस टाइप से यौगिक बनाएगा। जो सल्फर है H2F2, SF4 और SF6 प्रकार से यौगिक बनाता है। तो इसको एक सारणी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेना बुक से। और सब जो है इसी के आधार पे बना है। जैसे ये क्या है? ये ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर या फिर टेल्यूरियम, पोलोनियम, सेलेनियम, कुछ भी ये सब हो सकता है ई की जगह में। और एक्स की जगह में क्या होगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन रहेगा। और इन सब के मान को पुट करते जाओगे तो बहुत सारे इसका यौगिक बुक में आप लोग को उदाहरण मिल जाएगा।
अब देखते हैं कि जो सल्फर है, सेलेनियम है और टेल्यूरियम है, अधिकतर 6 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, माने कि अधिकतम 6 ठो के साथ जुड़ करके यौगिक बनाता है, तो अधिकतम 6 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो इसमें 6 संयोजकता जब प्रदर्शित करेंगे और फ्लोरीन के साथ जब यौगिक बनाएगा तो उसको हेक्साफ्लोराइड बोला जाता है। और इसमें जो केंद्रीय धातु रहता है, केंद्रीय धातु का परमाणु, उसमें sp3d2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो जब इसमें संकरण की अवस्था हम लोग देखेंगे तो SF6 जब बनाएगा, SF6, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p4 2 4 6 10 2 12 और 4 16। तो इतने को स्किप करते हो, इसको नहीं लिखूंगी, यहाँ से लिखना है। यहाँ पे 3d है तो 3d में 0 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। तो इसका जब संकरण देखते हैं तो 3s से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यह हो जाएगा 3s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आएगा, 3p आएगा। तो इसमें 1 2 3 4, ये कैसे भरता है बता चुकी हूँ पहले। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या है, 2 3 4 5, ये है D 3D कक्षक, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इसमें जाएगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे SF6 है, तो हमको क्या चाहिए, 6 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके साथ क्या होगा, फ्लोरीन जो है बंध बना करके सल्फर के साथ जुड़ सकता है। तो ये जो बन रहा है ये सल्फर का है। अब फ्लोरीन को जोड़ने के लिए हमको 6 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 और 2 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उत्तेजित होकर के इसमें आ जाएगा और ये जो है उत्तेजित होकर के इसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 3s में और 3p में कितना बचा, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 1 2 3 4 5, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें का 1 इसमें गया और इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया। अब 3 2 5 और 1 6 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे जो भी संकरण होगा उसको क्या संकरण बोलेंगे, sp3d2 संकरण। ये क्या है, p का कितना है, 1 2 3, तो p का 3 और 1 2, d का कितना है 2, तो sp3d2 संकरण इसमें पाया जाएगा। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, जो ये तो सल्फर का है तो इसकी आकृति कैसे बनेगी, इस प्रकार से 6 ठो बन जाएगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का, ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। अब जब फ्लोरीन का अतिव्यापन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का 1 ठो आकर के इसमें क्या होगा, जुड़ते हुए जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का आ जाएगा इस प्रकार से। या दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके बंध को बनाते हैं, तो यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 फ्लोरीन का 1, इसका 1 फ्लोरीन का 1, इसका 1 फ्लोरीन का 1, 4 हुआ, इसका फ्लोरीन का और इसका फ्लोरीन का। तो इस प्रकार से संरचना बनेगी इसकी। ये तो ये फ्लोरीन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। तो SF6 की इस प्रकार से संरचना बनती है और इसमें जो बंध कोण का मान है 90 डिग्री का पाया जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री बंध कोण रहता है। अब ये हो गया। अब देखते हैं SF4 की संरचना।
तो जो SF4 है इसकी संरचना अगर हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग SF6 की संरचना देखे हैं, अब देखते हैं SF4 की संरचना। तो जो SF4 की संरचना है वो कैसा रहेगा, सीसा प्रकार की संरचना इसमें पाया जाता है। इस प्रकार से पाया जाएगा। और यहाँ पे एक F ये S और 4 ठो F, तो ये क्या है, SF4 की संरचना है। और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, या इसको ऐसे करके ही लिख सकते हैं। तो इस संरचना को सीसा प्रकार की संरचना कहते हैं। और इसमें sp3d संकरण पाया जाता है, sp3d। तो यहाँ पे 3 1 4 1 5 ठो कक्षक बना, तो 1 2 3 4 5 ठो कक्षक बना है और एक ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा। उसी प्रकार से जब त्रिकोणीय प्रकार की संरचना बनती है तो उसमें त्रिकोणीय समतल जो रहता है उसमें एक कोने पे केवल एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। अब देखते हैं H2Cl2 की संरचना। ये क्या हो गया, 6 ठो वाला हो गया, 4 ठो वाला हो गया। अब जब सल्फर 2 ठो वाला बनाएगा तो SF2, और जब क्लोरीन के साथ बनाएगा तो HCl2 बनाता है। तो इसकी जब संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से बनता है। यह क्लोरीन 2 ठो और 2 ठो सल्फर, और इसमें जो है बंद कोण का मान कितना पाया जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं तो 104 डिग्री पाया जाता है। तो इस प्रकार से 2 ठो के साथ, 4 ठो के साथ, और क्या बोलते हैं उसको, 6 ठो के साथ भी यौगिक बनाने की क्षमता इसमें पाई जाती है। किसमें, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता देखेंगे तो ऑक्सीजन से संयोग करके किस किस प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। तो जब ऑक्सीजन से संयोग होता है तो 2 प्रकार के ऑक्साइड ज्यादातर बनते हैं, EO2 और EO3। ये दोनों E क्या है, 16 के मेंबर हैं, 16 ग्रुप के मेंबर रहेंगे। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे E जो है ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी बचेगा वो मेंबर है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये चारों यहाँ पे आएंगे और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, तो EO2 और EO3 प्रकार के यौगिक बनता है। जैसे क्या बनेगा, SO2, ये देखो SO2, SO3, SeO2, TeO2, इस टाइप से बहुत सारे यौगिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब इसमें केवल एक ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, जैसे SO केवल एक ऑक्सीजन है तो इसको मोनोऑक्साइड बोलेंगे, एक को मोनो। जब 2 ऑक्सीजन रहेगा तो उसको डाइऑक्साइड, और 3 ऑक्सीजन जब रहेगा तो उसको बोलेंगे ट्राइऑक्साइड, और जब 7 ऑक्सीजन रहेगा तो उसको हेप्टा बोलेंगे, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 8 रहेगा तो ऑक्टा। तो इस प्रकार से इसके मोनोडाई ट्राइऑक्साइड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये हो गया। यहाँ पे जो ओजोन और SO3, O3 और SO3 क्या है, गैसीय रूप में पाया जाता है। और SO2 और SO3 में sp2 संकरण पाया जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं अपचायक और ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। तो जो SO2 है और TeO2, अब हम लोग देखेंगे अपचायक और ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। तो देखते हैं सबसे पहले SO2, फिर क्या आ जाएगा ACO2 और
O2, ये सब है डाइऑक्साइड। तो इसकी जो अपचायक प्रकृति है SO2 से इसकी ओर जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो क्या होगा, अपचायक प्रकृति का मान कम होता हुआ जाएगा। SO2 जो है स्वतः ऑक्सीकृत हो जाता है, यह स्वतः ऑक्सीकृत होगा। तो इसमें सल्फर +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो ये ऑक्सीकृत होकर के SO3 बना लेता है और इसमें 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का -2, तो इसमें +6 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है। तो +4 से +6 हो रहा है, तो जो सल्फर है स्वतः ऑक्सीकृत होकर के SO2 से SO3 बना लेता है। और समूह में ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो क्या होता है, इधर से इधर जाएंगे तो ये सब जो है इसकी तुलना में TeO3 या ACO3 बनाने की क्षमता इनकी सल्फर की अपेक्षा कम पाई जाती है, माने कि इनमें स्वयं ऑक्सीकृत होने की क्षमता कम होती जाएगी। लेकिन क्या होगा, अपचायक प्रकृति स्वयं तो ऑक्सीकृत नहीं होंगे, लेकिन दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करने की क्षमता इसमें बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि स्वयं ऑक्सीकृत नहीं हो पाएंगे, लेकिन दूसरे को ऑक्सीकृत करेंगे, माने ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का मान इसमें बढ़ता हुआ जाता है। अब अगर देखते हैं हम लोग कि जो सल्फर है उसकी उत्तेजित अवस्था, तो अभी हम लोग देखे थे सल्फर की उत्तेजित अवस्था के बारे में। यहाँ पे क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन था इस टाइप से, और यहाँ पे जो डी कक्षक है 5 ठो उसका रिक्त था। तो जो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और इसमें और इन दोनों में ही जब संकरण होगा तो इसको क्या लिखेंगे, S और P का 2 ठो भाग ले रहा है तो P2 संकरण। तो sp2 प्रकार का संकरण पाया जाएगा, जिसमें क्या बनता है, सिग्मा बंध ही बनेगा। लेकिन जब ये वाला कक्षक भी भाग लेगा तो इसमें पाई प्रकार का बंध भी बनेगा, ये वाला भाग लेगा। तो इसी प्रकार से जब ये दोनों भी भाग लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ पी पाई प्रकार का बंध पाया जाएगा। अब जो है SO3 को हम लोग देखते हैं, किसको, SO3 को। तो ये जो है सामान्य अवस्था में क्या है, गैस के रूप में है, लेकिन ठोस अवस्था में भी इसके बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। इसमें इसके हम लोग देखेंगे 2 रूप के बारे में। तो पहला जो है चक्रीय रूप में पाया जाता है, तो SO3 जो है इसका SO3 के 3 अणु क्या हो जाते हैं, चक्रीय रूप में पाए जाएंगे इस टाइप से। यहाँ पर भी एक अणु, ये एक SO3, सॉरी यहाँ पे ये है SO3 और ये वाला जो है ये है SO3 और यहाँ पे डबल बॉन्डो और SO3 ये हो गया। तो 3 ठो जो SO3 हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेंगे और चक्रीय फॉर्म में या साइक्लिक एक कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं, बंद प्रकार का चक्र बना रहे हैं और 3 ठो अणु इसमें जुड़े हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 है तो ट्राइमर और साइक्लिक है तो साइक्लिक ट्राइमर ये कहलाएगा। इसी प्रकार से जब ये S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इसका O, ये हो गया डबल बॉन्ड O, इसका O और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O और इसका O। तो यहाँ पे इस टाइप से भी इधर बंद बनता है। तो जब यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा चैन तो इधर और SO3 जुड़ सकता है और इधर भी और SO3 जुड़ सकता है।
तो इसको ये चैन के रूप में सीधा है, माने रेखीय प्रकार का है तो इसको बोलेंगे लीनियर, और चैन के रूप में है तो चैन SO3, तो लीनियर चैन ऑफ SO3। तो SO3 इस प्रकार से 2 प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे डाई ऑक्सीजन के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक, आगे हम लोग अच्छे से डिटेल से देखेंगे डाई ऑक्सीजन के निर्माण के विधि और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में।